नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी 2024 के एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो इस वक्त या तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है या फिर अब 12th पास करके 2021 में कॉलेज में एडमिशन लेंगे। आप में से कई लोगों का ये सपना होगा कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। अगर आपने अभी से चूज कर रखा है कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम देना ही है, यू हैव टू बिकम एन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने 3 सालों को बेस्ट यूटिलाइज करना है। इस बात को समझिए कि कॉलेज के जो 3 साल या 4 साल आपके पास अवेलेबल हैं, दे विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आपको इस समय एक आज़ादी मिलेगी कि आप जब चाहे पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर दूसरे बर्डन्स नहीं होंगे, जैसे कि फाइनेंशियल, पर्सनल या और भी किसी प्रकार के जो फैमिली बर्डन्स रहते हैं जनरली, वो आपके पास इस 17 से 21-22 की उम्र तक नहीं रहने वाले हैं। उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लगभग सभी कॉलेज के बाद ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस समय आपके पास दूसरी जिम्मेदारियां आ जाती है। कई लोगों पर फाइनेंशियल बर्डन होता है अपने परिवार का, उनको जॉब करना जरूरी होता है, तो वो प्रिपरेशन का जो ऑप्टिमम समय है वो ये दे नहीं पाते। अब यूपीएससी एग्जाम की तैयारी डेफिनेटली 1 साल मांगती है। अगर आपके पास पूरा समय है देने के लिए तो 1 साल इस एग्जाम को देना चाहिए आपको प्रिपरेशन में। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप कॉलेज में है, तो आप इन 3 सालों का यूज कैसे करेंगे, यूटिलाइजेशन इसका कैसे करेंगे, ये मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन करें, बहुत ज्यादा लोड भी ना रहे और आप इस एग्जाम को 2024 में क्लियर कर सकें। तो इस एग्जाम का बेसिक पैटर्न एक बार मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न मालूम होगा, बट स्टिल एक क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो स्टेज 1 है, वहां पर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 दैट इज जनरल स्टडीज 200 मार्क्स और पेपर 2 सी सैट दैट इज अगेन फॉर 200 मार्क्स एंड दोनों पेपर 2 घंटों के हैं। पेपर 2 एक क्वालिफाइंग पेपर है। यहां पर आपको केवल 33% मार्क्स लेकर आने हैं सी सैट में। आपका जो मेन सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो जनरल स्टडीज के मार्क्स के बेसिस पर तय होता है। इस एग्जाम का सेकंड स्टेज है मेंस। मेंस के 2 हिस्से होते हैं, रिटन क्वेश्चन पेपर्स और पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम आमतौर पर इंटरव्यू कहते हैं। यूपीएससी उसको कहती है पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहां पर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि आप ऑलरेडी सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे होंगे अपने कॉलेज के एग्जाम्स में, तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अपना सब्जेक्ट अगर पढ़ लें यूपीएससी का और यूपीएससी की डिमांड्स को समझ लें तो आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। कई लोग कॉलेज के सालों बाद जब तैयारी शुरू करते हैं तब तक उन्होंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ चुके होते हैं वो, कि किस तरह से सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, उनको ये सब नहीं पता होता। तो इसीलिए उनको आंसर्स लिखने में आती है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। तो यहाँ टोटल 9 पेपर्स हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर्स हैं लैंग्वेज के, एक एनी इंडियन लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों 300 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन पेपर्स हैं। पेपर 1 है ऐसे राइटिंग, उसके बाद जीएस 1, 2, 3 एंड 4 एंड 2 ऑप्शनल पेपर्स। इन सबके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। इन 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं किए जाते हैं। तो यहां पर 1750 मार्क्स हो जाएंगे इन सब्जेक्टिव पेपर्स के, प्लस 275 मार्क्स पर्सनालिटी टेस्ट के। इनको मिलाकर 2025 में से फाइनल रैंक निकाली जाती है। फाइनल जो लिस्ट बनती है वो इन दोनों को जोड़कर बनती है। तो आप यहां पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसा हवा बना हुआ है उतना इंटरव्यू का वेटेज है नहीं, है ना। इंटरव्यू इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, या आपकी रैंक को ऊपर या नीचे कर सकता है, लेकिन आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा ये सब्जेक्टिव मार्क्स। ये 1750 मार्क्स तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। हाँ, रैंक कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे रहेगी ये जरूर इंटरव्यू के बेसिस पर तय हो सकता है, क्योंकि यहां पर अगर 20 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं आपके, तो आप आईएएस से आईपीएस में जा सकते हैं, आईपीएस से आईआरएस में भी पहुंच सकते हैं। अब 2024 का टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहेगा, तो जो अभी तक यूपीएससी का शेड्यूल चलता आ रहा है पिछले 4 सालों में, उसके बेसिस पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम जून में ही होगा। अब कोरोना जैसी महामारी वाला साल 2020 में 4 महीने डिले हो गया प्रीलिम्स, ऐसा बहुत रेयरली होता है। सच एन इवेंट विल हैपन ओनली वंस इन मे बी 20 ईयर्स। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जून 2024 में होगा। अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे होंगे, लेकिन जनवरी 2021 से जून 2024 ये हो जाते हैं लगभग 3.5 साल। मैं 40 मंथ्स इसको मान के चल रहा हूं और मैं आपको जो पूरा शेड्यूल बताऊंगा वो 36 मंथ्स के लिए होगा। जो 2024 के 5 महीने हैं जनवरी से लेकर मई तक, वो आपको रखने हैं पूरी तरह से रिवीजन के लिए। ओके, तो 36 मंथ्स आप अपने माइंड में रखिए कि मुझे 2023 के अंत तक पूरी तैयारी कर लेनी है। मेंस का एग्जाम होगा सितंबर या अक्टूबर 2024 के महीनों में। इंटरव्यू मोस्टली जनवरी, फरवरी या मार्च तक चलते हैं और रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल या मई 2025 में। तो
तो आज से 4.5 साल बाद आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर होंगे। दैट वुड बी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। या तो अभी आप क्लास 12th में हैं, अप्रैल मई के महीने में आप अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, और सेकंड क्राइटेरिया होगा जो इस वक्त स्टूडेंट्स कॉलेज में है। अब यहाँ पर या तो आप फर्स्ट ईयर में होंगे, आपने अभी नवंबर दिसंबर में कॉलेज ज्वाइन किया होगा, कोरोना के कारण थोड़ी सी टाइमलाइंस इस बार डिले हो गई थी, तो यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर फर्स्ट ईयर। या फिर आप ड्रॉप ले रहे हैं, किसी IIT PMT मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड यू विल ज्वाइन योर कॉलेज इन कमिंग 6 months। तो या तो आप 12th क्लास जस्ट पास करने वाले हैं या फिर कॉलेज में आए हैं, तो ये कैटेगरी लगभग सिमिलर है। तो अभी जो 12th क्लास में छात्र हैं उनसे मैं ये निवेदन करता हूं कि पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, 12th क्लास के एग्जाम्स को अच्छे से पास करके उसके बाद आप एक ब्रेक लेकर फिर पढ़ाई UPSC के लिए चालू कर सकते हैं। जब आप अपने कॉलेज और कॉलेज ब्रांच एटसेट्रा सब कुछ फाइनलाइज कर लेते हैं, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जो ऑलरेडी कॉलेज में आ चुके हैं, जिनका ब्रांच सिलेक्टेड है, कॉलेज सिलेक्टेड है, अब बस उनको पढ़ना है, तो आपके लिए परफेक्ट समय है, तैयारी शुरू कर दो। अगर कोई वर्किंग एस्पिरेंट है तो हो सकता है कि आप इस वक्त अपने करियर के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां आपको समय नहीं है, आप ब्रेक लेकर 2022 या 23 की तैयारी नहीं कर सकते, तो आपने 24 अपना टारगेट बना लिया है, विच इज गुड थिंग। तो आपका भी जो शेड्यूल है वो ऐसा ही रहना चाहिए जिसमें अब आप लगातार 3 साल धीरे धीरे तैयारी करते रहें, ताकि 24 आपका वन एंड बेस्ट अटेम्प्ट बन जाए। अगर आपको UPSC देना है तो आप भली समय लगाएं, लेकिन अपना बेस्ट शॉट दें। 1 या 2 अटेम्प्ट से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वर्किंग एस्पिरेंट्स के पास मौका होता है जीवन में। उनके पास वो 2 ही अटेम्प्ट होते हैं जब वो सीरियसली एग्जाम को दे सकते हैं समय निकालकर। तो सबसे पहला स्टेज होता है रिसर्च। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च अपने स्तर पर करनी पड़ेगी। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने रिसर्च शुरू कर दी है। बुक लिस्ट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितना टफ ये एग्जाम होता है। तो जनरली ये सब बातें भारतीय बच्चों को पता होती है, लेकिन अगर नहीं पता तो प्लीज आप जानिए, उसके बारे में देखिए। मैं भी इस वीडियो में काफी कुछ आपको एग्जाम के बारे में बता ही दूंगा। आप टॉपर्स के इंटरव्यूज देख सकते हैं स्टडी IQ चैनल पर, उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करी, उनकी जर्नी क्या थी। हो सकता है आपको वहां से कुछ इंसाइट्स मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली कॉपी कीजिए, लेकिन देखिए दुनिया में इतने सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप फिर से जी नहीं सकते। आपके पास समय नहीं है कि आप हर आदमी की करी हुई गलती को फिर से दोहराएं। तो आपको क्या करना होता है, सफल और असफल दुनिया में हर तरह के लोगों के एक्सपीरियंस को जानिए और उनकी गलतियों से सीखिए, उनकी अच्छे कामों से भी सीखिए, उनकी गलतियों से भी सीखिए, और उसको अपनी प्रिपरेशन में यूज करने की कोशिश कीजिए। एक आपको कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। तो कंड्यूसिव एनवायरमेंट का मतलब क्या है, अगर आपका कॉलेज मान लो अभी ऑनलाइन ही चलने वाला है, क्लासेस ऑनलाइन होंगी, तो आप घर पे होंगे, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपका अपना एक कमरा हो जहां पर आप पढ़ाई करते हो। अगर खुद का कमरा नहीं है तो कोशिश करें कि घर में एक रूम ऐसा हो जहां पर दिन में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, दिन या रात जब भी आप पढ़ाई करना चाहते हो। तो आपकी कॉलेज की क्लासेस भी आप वहीं से अटेंड करें, आप UPSC की जो पढ़ाई है वो भी उसी रूम से करें, लेकिन वो रूम केवल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज। अगर कोई घर में दूसरा व्यक्ति है तो कोशिश करें कि वो उस रूम में ज्यादा आए जाए ना। आपको अपना रूम अपनी सैंक्चुरी की तरह डेवलप करना है ना। वो आपका मंदिर है, वो आपका होली स्पेस है, वहीं पर बैठकर आपको आने वाले 3 साल पढ़ाई करनी है। अगर कॉलेज में हो, हॉस्टल का रूम है, तो हॉस्टल में कोशिश करो कि ऐसा रूममेट मिले या ऐसे रूममेट्स मिले जो आपकी पढ़ाई में बाधा ना डाले। ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहेगा। जो लोग हॉस्टल जाने वाले हैं उनको रूममेट जो है या जो भी उनका फ्लैटमेट है वो ऐसा होना चाहिए जो उनकी पढ़ाई में रुकावट ना पैदा करे। तो आपको अपने रूममेट के सिलेक्शन में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है 2-3 महीने में पता चल जाता है कि मेरा रूममेट मुझे पढ़ने नहीं देगा, पूरे साल ये मेरे को यही कहता रहेगा, इतना पढ़ेगा, कहाँ जाएगा, IAS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, रूममेट बदल लेना। ऐसा 6 महीने के अंदर अंदर आप रूममेट अगर नहीं बदलेंगे तो आपके आने वाले 2.5 साल भी पूरे बर्बाद हो जाएंगे। तो अपने आप को ऐसे लोगों से घेर कर रखो, कीप द कंपनी ऑफ सच पीपल जो आपके जैसे हो, लाइक माइंडेड हो थोड़े से, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद जाओ, किसी से बात मत करो, लेकिन अगर आपका रूम जहां पर आप पढ़ाई करनी है वहां पर आप पढ़ नहीं पाओगे तो फिर आपका समय खराब होगा। ओके, तो आपको बेस्ट एनवायरमेंट बनाना है पढ़ाई के लिए। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत होगी। तो आपको बुक्स या रिसोर्सेज की आवश्यकता है जिनसे आपको UPSC के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक गाइडेंस मिल सके। तो अब यहाँ पर स्टडी IQ का जो कोर्स है वो इस प्रकार की पूरी गाइडेंस देता है। अगर आप हमारी वेबसाइट studyiq.com को ओपन करेंगे, वेबसाइट पर अगर आप UPSC IAS कोर्स को जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस कोर्स की पूरी डिटेल्स मालूम पड़ जाएंगी। और इस कोर्स में ना केवल ये बताया गया है कि क्या पढ़ना है, बल्कि कैसे पढ़ना है वो भी हमने समझाया है। हमारे टीचर्स ने, हमारी फैकल्टीज ने
पूरा डिटेल्ड प्लानिंग करके भी आपको दिया है कि किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए, एग्जाम का स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट, जो बातें मैं यहां बता रहा हूं वो और डिटेल में यहां पर बताई गई है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रिपरेशन टूल्स क्या है, न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए एग्जाम की। और उसके बाद हम सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वन कोर्स। तो यहां पर आपको कोई मेंस या प्रीलिम्स के लिए अलग कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सिलेबस इस एक ही कोर्स में कवर्ड है। इस कोर्स की प्राइस 18,500 रुपीज है। अगर आप इसे अभी रिपब्लिक डे सेल के तहत परचेस करते हैं तो इस डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। यहां पर ऑलमोस्ट 1600 वीडियोज हैं इस कोर्स में, हजारों की संख्या में क्विज और लेक्चर नोट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो इन टूल्स की सहायता से, इन रिसोर्सेज की सहायता से आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। इस कोर्स को तैयार किया गया है स्टडी आईक्यू की फैकल्टीज प्लस मैनी आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, जिन्हें पता है कि इस एग्जाम में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस कोर्स में आपको मेरे, प्रशांत धवन सर के, डॉक्टर गौरव गर्ग के, अंकित अग्रवाल सर, अनिरुद्ध अग्रवाल सर के अलावा आईएएस ऑफिसर्स जैसे कि नवीन कुमार चंद्रा, नीरज टिब्रेवाल, इनके लेक्चर्स भी मिलेंगे। डॉक्टर बुशरा बानो, अभिषेक जैन सर, प्रीति कौशिक मैम, कपिल सिक्का। सो ये सभी टीचर्स जिन्होंने अपने अपने एरिया में, फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करी है, इन सभी को बहुत अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन फैकल्टीज के द्वारा ये कोर्स बनाया गया है। तो आप इनकी डिटेल्स यहां देख सकते हैं। और प्लस डेमो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन टीचर कैसा पढ़ाता है, तो आप सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स यहां पर देख सकते हैं इसी वेबसाइट पेज पर। और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कोर्स आपको अवेल करना है या नहीं। अगर और भी कोई डाउट है तो आप FAQ सेक्शन में जाकर सारी जानकारियां पढ़ सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स पे यहां पर अपना सवाल टाइप कीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। ये कोर्स दो तरह के लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो एक है प्योरली इंग्लिश, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से रहे हैं और आप इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं तो आप प्योर इंग्लिश लेक्चर्स को अवेल कीजिए। या फिर आपको अगर हिंदी में समझ में बेहतर आता है लेकिन आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको टेक्स्ट इंग्लिश में चल जाएगा, तो आप इंग्लिश वाला लीजिए, जो कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उस अनुसार। हमने ये कोर्स इंग्लिश में बनाया ही इसीलिए था क्योंकि हमने जब इंग्लिश में बनाया तो हमें बहुत से स्टूडेंट्स कहते थे सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं लेकिन हमें हिंदी में समझाइए तो मजा है। तो जैसा मैं अभी आपको समझा रहा हूँ उसी तरह की ल्यूसिड भाषा में ये पूरा कोर्स बना हुआ है। अब एक सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में होता है कि हम मीडियम कौन सा सिलेक्ट करें, क्या हमें इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करना चाहिए या फिर हिंदी में लिखें। तो देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं बचपन से लेकिन कॉलेज आपने इंग्लिश में किया है, जैसे कि इंजीनियरिंग है तो इंग्लिश में करी है, तो ऐसे लोगों के साथ सबसे ज्यादा ये डिलेमा रहता है। मेरा सुझाव यहां पर यह है कि उस भाषा को सिलेक्ट करो, उस मीडियम को सिलेक्ट करो जिसमें आप लिखने में अच्छे हो। अगर आपके विचार हिंदी में आते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से करी लेकिन आपको विचार मन में हिंदी में आते हैं और आप लिखते भी हिंदी में अच्छा हैं, आपने 11-12 तक हिंदी में अच्छा लिखा था, सब्जेक्टिव आंसर्स आप लिख लेते थे ठीक से, तो फिर हिंदी सिलेक्ट करना। प्रीलिम्स को बेसिस मत बनाना। प्रीलिम्स में तो क्या है, केवल आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस को मार्क करना है, वहां पर लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करेगी, लेकिन मेंस में ये बहुत मैटर करेगा। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर ली जस्ट बिकॉज आप पिछले 3-4 साल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो लेकिन आपकी इंग्लिश में लिखने में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो फिर आपके लिए ये अच्छा निर्णय नहीं रहेगा। अब क्योंकि आपके पास 3 साल हैं तो आपके पास थोड़ा समय है, आप 6-7 महीने लेकर ये देख सकते हो कि कौन से मीडियम में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आप लिख कर देखिए, कुछ आंसर्स लिखिए, थोड़ा पढ़िए, उस टॉपिक को लिखिए, तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि आप इंग्लिश में बेहतर हैं या फिर हिंदी में बेहतर हैं। अगला सवाल है ऑप्शनल सिलेक्शन से लेकर। अब ऑप्शनल को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको भी आप इजीली क्लियर कर सकते हैं कुछ क्राइटेरियाज को कंसिडर करके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका बैकग्राउंड क्या है, ग्रेजुएशन क्या है। अब क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर लिया होगा, 12th क्लास में है तो आप सिलेक्ट करने वाले होंगे, तो जो आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लिया है कोशिश कीजिए कि वही सब्जेक्ट आप यूपीएससी में भी सिलेक्ट करें। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके अंदर सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जो अवेलेबल हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को इस लिस्ट के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट यूपीएससी की लिस्ट में नहीं है, यहाँ तो केवल आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो ट्राई कीजिए कि आप सिविल इंजीनियरिंग लें अगर आपका सपना सिविल सर्विसेज में जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो छोड़कर आप सिविल सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं करना है। मेनली ये आर्ट्स वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डाउट है तो आपको अभी से चूज कर लेना है कि मेरा सिविल सर्विसेज में भी यही ऑप्शनल रहेगा, पॉलिटिकल साइंस, तो आप ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑप्ट कीजिए। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए कई लोग ये करते हैं और ये स्ट्रैटेजी काम करती है अगर आपने इसको सही से इंप्लीमेंट किया।
इसका बेस्ट उदाहरण शायद रहेगा कि 4 साल पहले की जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की टॉपर हैं टीना डाबी, तो टीना डाबी ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात कही थी कि उन्होंने 12th क्लास से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी की, क्योंकि उनको पता था कि क्या सिलेक्ट करना है। इनफैक्ट 10th के बाद उन्होंने आर्ट्स ही इसीलिए लिया था बिकॉज शी वांटेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपको प्लानिंग रखनी चाहिए। अगर आप 4-5 साल का आगे का सोच सकते हो तो इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं सोचोगे तो आपका जीवन बर्बाद है, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव द टाइम देन थिंक अबाउट इट। आप इस वीडियो को आगे देख रहे हो, वही एक अच्छी शुरुआत है। तो अभी से सोचो कि मुझे 4 साल बाद क्या सब्जेक्ट लेकर एग्जाम में बैठना है। तो आप अगर अभी से सिलेक्ट कर लेते हो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, ग्रेजुएशन के बेसिस पर, तो आपके पास एम्पल टाइम रहेगा तैयारी का। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, उसके अलावा आपके कोई सीनियर्स या फिर आपके कोई फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स अगर उस ऑप्शन को लेकर पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट हुए हैं, उनसे बातचीत कीजिए। लेकिन जनवरी 2023 तक आपका ऑप्शनल सिलेक्ट हो जाना चाहिए। आपके पास 2 साल का समय है। मैं आपको 2 साल का समय देता हूं। आप आराम से बैठकर जीएस पढ़ो पहले, फिर आप डिसाइड करो कि आपको ऑप्शनल क्या लेना है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जनवरी 2023 यानी अभी से 2 साल बाद तक आपका ऑप्शनल सिलेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 23 वुड बी द लास्ट टाइम जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर पाओगे। 2024 में आपको ऑप्शनल की तैयारी का समय बिल्कुल कम मिलने वाला है। तो अर्ली ऑप्शनल सिलेक्शन के ये फायदे रहते हैं कि आप सही समय पर पढ़ाई कर सकते हैं, सारी किताबें पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नोट्स लिया है और उन्हीं को पढ़ा। तो आप जितनी भी सजेस्टेड बुक लिस्ट है आप उनको आराम से धीरे धीरे पढ़िए। अभी बैठकर रिवीजन के लिए आपको अच्छा टाइम मिलेगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो मोस्टली स्टैटिक होता है। लगभग सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टैटिक हैं, तो उनमें कुछ चेंज नहीं होने वाला 3 साल बाद भी। कोई बहुत रैंडम बड़ी थियरी नहीं आ जाएगी कि जिससे साइंस फिजिक्स बदल जाए या फिर जिससे केमिस्ट्री बदल जाए, ऐसा होता नहीं है जनरली। ऑल राइट, अब आते हैं हम सिलेबस पर। तो सिलेबस प्रीलिम्स का है, पेपर 1 का, जिसमें करंट इवेंट्स हैं यानी कि करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड जनरल साइंस। ये 6 मेन पिलर्स हैं प्लस करंट अफेयर्स, तो 7 मेन पिलर्स हैं जिन पर प्रीलिम्स का सिलेबस टिका हुआ है। पार्ट 2, पेपर 2, दैट इज सीसैट। यहां पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के सवाल होंगे जो मोस्टली क्लास 10th लेवल के होते हैं। क्लास 10th अगर आपने सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से करा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ प्रैक्टिस का मामला है सब कुछ। मेरा सजेशन यहाँ पर यह रहेगा कि आप आने वाले 3 साल तक हर महीने एक सीसैट का पेपर सॉल्व करो। तो देखो, एक तो आप 10 साल के, पिछले 10-11 साल के सीसैट के पेपर सॉल्व कर लो, 10 पेपर तो ये हो गए। और उसके अलावा कोई भी एक टेस्ट सीरीज के आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए 20। अगर आपने 30 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लिए, 30 पेपर भी सॉल्व कर लिए सीसैट के, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन पेपर्स में 50% से कम मार्क्स लेकर आ रहे हो तो फिर आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। और उसके लिए ये किताबें आती हैं, टाटा मैग्रो हिल, आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत। इन किताबों के माध्यम से आप अपने सीसैट पर काम कीजिए। जिस भी सेक्शन में आप वीक हैं, चाहे वो एनालिटिकल एबिलिटी हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो भी आपको वीक लगता है अपना, उस पर आप काम कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके भी जो लेक्चर्स हैं वो हमारे कोर्स में देखिए। सीसैट भी हम कवर करते हैं बाय द वे। ऐसा नहीं है कि आपको हम केवल जीएस पढ़ा रहे हैं, सीसैट भी पूरी तरह से कवर्ड है स्टडी आईक्यू के यूपीएससी स्मार्ट कोर्स में। तो आपको बेसिकली मेहनत उस टॉपिक पर करनी है जहां पर आप कमजोर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनमें से सभी में कमजोर हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, आई एम अज्यूमिंग, वरना आप तैयारी क्यों कर रहे होगे। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स एक बहुत ट्रिकी मामला है। आप सोच रहे होगे मैं 3 साल पढ़ने वाला हूं, कितने करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, इतने सारे करंट अफेयर्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो सच है, इकट्ठे होंगे और होने भी चाहिए। लेकिन 3 साल पहले करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो आज जनवरी 2021 में हो रहा है वो भी याद रखना है 2024 में। नहीं, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हो तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। आप करंट अफेयर्स को कनेक्ट कर पाओगे कि 2021 में कुछ हुआ था, 2022 में कुछ हुआ था, वो उससे कनेक्टेड था, 2024 में उस पर जो क्वेश्चन आया उसका पूरा बैकग्राउंड आपके दिमाग में होगा अगर आप अभी से करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो। सबसे पहला आपको काम करना है कि एक न्यूज़पेपर उठा के पढ़ना शुरू कर दो। द हिंदू पढ़ो तो अच्छा है, योजना मैगजीन पढ़ो, मैं सजेस्ट करूंगा, 3 साल है तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इंडिया ईयर बुक खरीदनी शुरू कर दो 2021 से। पूरी नहीं पढ़नी है इसीलिए स्टार मार्क किया है, केवल उसको रेफरेंस के लिए यूज करना है। जहां पर भी डेटा देखना है आपको, वो डेटा आप इंडिया ईयर बुक से उठाकर देखेंगे। लेटेस्ट डेटा होता है उसमें जो सरकार द्वारा पब्लिश्ड होता है। कोई भी एक करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आपको अवेल करनी है, जैसे स्टडी आईक्यू की मैगजीन आती है मंथली, यूपीएससी आईक्यू, तो दिसंबर 2020 की यानी एक जस्ट पिछले महीने की आपको हमारी वेबसाइट upsciq.com पर मिल जाएगी। वहां जाइए, ये फ्री में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके कहीं पर भी फोन, लैपटॉप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो यूपीएससी आईक्यू जैसी कोई भी एक मंथली मैगजीन सब्सक्राइब कर लो। और जहां तक स्ट्रैटेजी की बात है करंट अफेयर्स के लिए, तो देखो स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स की जो है उसमें ये ध्यान देना है सबसे पहले,
अखबार पढ़ते समय पॉलिटी के टॉपिक्स पर बहुत ध्यान दो। देश की संसद में क्या हो रहा है, किस तरह के बिल पास हो रहे हैं, देश की ओवरऑल पॉलिटिक्स का क्या हाल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप ये मत कहिए कि मैं तो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं देखता, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको पॉलिटिक्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पंडित बनना है, पॉलिटिकल पंडित नहीं। पॉलिटिक्स में बेसिक इंटरेस्ट होगा तभी आप गवर्नेंस को, देश की संसद को, उसको बेहतर समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। सब सारा खेल एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट करने का है, और ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट लेंगे। साइंस एंड टेक और डिफेंस के करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान दीजिए जब भी न्यूज़ पढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर के भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के भी। तो ये सब आप कर सकते हैं अगर आप अखबार पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपनी आदत बनाइए कि डेली एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। शुरू में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, स्पेशली जो 12th क्लास पास करके आ रहे हैं और वो भी साइंस जैसे स्ट्रीम से पढ़े हो आप, तो आपको अखबार में अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही तो बात है, आपको 2 महीने जब पढ़ोगे ना, तब सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार 6 महीने तक आपने लगातार अखबार पढ़ लिया, उसके बाद आपकी अखबार पढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपको खबरों के अंदर क्या है ये भी समझ में आने लग जाएगा। आपको पूरी न्यूज़ आर्टिकल तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप हेडिंग पढ़ के ये बता दोगे कि उसके अंदर क्या होने वाला है। एडिटोरियल की बात नहीं कर रहा, न्यूज़ की बात कर रहा हूं। तो ये आपके अंदर आ जाएगी कैपेबिलिटी 6 महीने के अंदर, लेकिन 6 महीने आपको लगातार अखबार पढ़ना रहेगा। अब अगर आप किसी महानगर में रहते हैं या फिर ऐसे शहर में रहते हैं जहां इन दोनों में से कोई एक अखबार आता है, तो उसको मंगवा लो, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर सब्सक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, फिजिकल सब्सक्रिप्शन, तो डिजिटल सब्सक्रिप्शन ले लो। आदत डालो अपनी कि डिजिटल सब्सक्रिप्शन, डिजिटल एडिशंस, डिजिटल नोट से पढ़ाई कर सको, क्योंकि आने वाले 20-30 साल डिजिटल ही हैं। हम तो पढ़ लिए किताबों में, आप भी शायद पढ़ लिए फिजिकल पेपर पे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20-30 सालों में किताबों की जगह बच्चों को भी अब सब यही मिलने वाला है, डिजिटल डिवाइसेस। तो यू शुड गेट यूज टू इट। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सबसे बेस्ट अखबार हैं। हिंदी मीडियम से हैं तो नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर मेरे अनुसार बेस्ट हैं, लेकिन ये बहुत वेरी करता है कि किस स्टेट में किस शहर का एडिशन आपको मिल रहा है। दिल्ली का जो एडिशन है नवभारत टाइम्स का, दैट इज गुड। दैनिक भास्कर का भी अच्छा है। उत्तर भारतीय राज्यों में दैनिक भास्कर ठीक है, लेकिन कई राज्यों में जैसे अमर उजाला बहुत अच्छा है, उसकी कवरेज बेटर है। तो वो वेरी करता है हर जगह पर। उसके लिए एक मैं आपको सुझाव देता हूँ, एक महीने के लिए 2 न्यूज़पेपर ट्राई करो, 2 या 3, जो आपके शहर के सबसे अच्छे न्यूज़पेपर हैं आपके स्टेट के। एक महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छी न्यूज़ देता है, किसमें आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, भाषा किसकी बेटर है, उसको रखो, बाकी का सब्सक्रिप्शन बंद करवा लो। और अखबार पढ़ते समय आपको वोकैबुलरी पर बिल्ड करना है, काम करना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और साथ साथ में ऐसे लिखे जाएंगे एडिटोरियल्स के बेसिस पर। तो एडिटोरियल्स को ध्यान से पढ़ो कि यहाँ पर किस पैटर्न में एडिटोरियल लिखा जा रहा है, उसको कॉपी आप करोगे धीरे धीरे, तब अपना पैटर्न बनाओगे, उससे आपको ऐसे लिखने में बहुत मदद मिलेगी। और ये सभी चीज़ें आपको स्टडी IQ के स्मार्ट कोर्स के साथ साथ करनी है। तो आपको स्टैटिक की क्लासेस को भी कंटिन्यू करना है, करंट अफेयर्स भी इस कोर्स में आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, और साथ साथ में अपनी तरफ से भी ये एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो जो सबसे कॉमन बुक्स हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। तो आपको हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERT पढ़नी है, एंशिएंट के लिए। फिर 11th-12th क्लास की जो न्यू NCERT है वो भी पढ़नी है। क्लास 6 to 8 NCERT मिडिवल इंडिया के लिए पढ़नी है, जिसका नाम है थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की किताबें अच्छी है, 6 to 12th की सारी हिस्ट्री की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप NCERT पढ़ रहे हो, उसके बाद हो सकता है आपको लगेगा कि तमिलनाडु बोर्ड की किताबें रिपीटेटिव है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं कि ये भी पढ़ो और ये भी पढ़ो, तमिलनाडु भी, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे एक्सप्लेन्ड हैं, बेहतर एक्सप्लेन्ड हैं। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाई गई है। तो अभी आपके पास टाइम है तो आपको दोनों पढ़ना है। फिर जो स्टैंडर्ड बुक है दैट इज स्पेक्ट्रम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा, जितने भी संगठन हैं वो सब आपको स्पेक्ट्रम में बेहतर मिलेगा। लेकिन जो कहानी है कि हिस्ट्री की कहानी कैसे चली है, स्पेशली मॉडर्न इंडिया की, वो आपको बिपिन चंद्रा की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में समझ में आएगा। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको बिपिन चंद्रा की किताब पढ़नी है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी, और NCERT पढ़नी है आपको बेस बनाने के लिए। तो स्टार्ट फ्रॉम NCERTs, देन मूव ऑन टू स्टैंडर्ड टेक्स्ट। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी आपको शुरुआत करनी है 6 to 10th की सारी ज्योग्राफी NCERTs पढ़ के। फिर 11th-12th की भी NCERT पढ़नी है। GC लियोंग की किताब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, माजिद हुसैन सर की किताब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक रहेगी। फिर ऑक्सफोर्ड एटलस अपने को अभी ही खरीदनी है। एटलस लेकर बैठो, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, जब भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़ में टॉपिक जगह का नाम आता है, उसको तुरंत मैप में मार्क कर लिया जाए, मैप में देख लो, दिमाग में बिठा लो कि ये कहाँ पर है। इससे आपकी मैपिंग प्रैक्टिस होती रहेगी, और UPSC प्रीलिम्स में हर साल मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन मैप बेस्ड पूछता ही है। फिर आते हैं पॉलिटी पर। तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए 11th-12th की NCERTs। लेकिन अगर NCERT आपको लगता है कि आपको आती है, आपका सब्जेक्ट यही रहा था, पॉलिटिकल साइंस आपने ऑलरेडी ले रखा था,
तो फिर आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पे मूव ऑन कर जाओ। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के छात्र हैं उनको मैं रेकमेंड करता हूँ कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो फिर लक्ष्मीकांत पे जाओ। और लक्ष्मीकांत अब काफ़ी मोटी किताब हो चुकी है, जो इसका लेटेस्ट एडिशन है 6th एडिशन, तो उसको आपको पढ़ने में समय लगेगा। तो इसको पढ़ते जाओ, लेक्चर्स भी देखते जाओ साथ साथ में, तो उससे आपका पॉलिटी कंप्लीट होगा। और कोशिश करो कि सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करो। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको इंटरेस्ट आएगा। पॉलिटी से आगे का भी बेस बनता है कई चीज़ों का, इकोनॉमी वगैरह में भी पॉलिटी बहुत काम आती है। इकोनॉमी के लिए भी अगेन 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन याद रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, माइक्रो नहीं, है ना, मैक्रो ही सिलेबस में है। फिर रमेश सिंह सर की किताब आती है, उसको रेफरेंस मटेरियल के रूप में यूज़ कीजिए। संजीव वर्मा सर की किताब है द इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल पतली सी किताब है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है। और अगर ये सब किताबें आपको बहुत बोरिंग लग रही हैं तो आप किसी अच्छी कोचिंग क्लास के नोट्स ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देन नोट्स। नोट्स में क्या प्रॉब्लम है ना, टीचर कुछ बोल रहा है, स्टूडेंट कुछ लिख रहा है, दूसरा बंदा जिसने उसके नोट्स कॉपी किए वो कुछ और लिख रहा है, और अल्टीमेटली आपके हाथ में जो नोट्स आ रहे हैं उसमें तीसरी ही चीज़ आ गई। तो वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कुछ कॉपी करने में मिस्टेक होगी, कोई डेटा गलत होगा। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। तो रमेश सिंह सर की जो लेटेस्ट एडिशन है किताब की, वो आपको खरीदनी है। अगर आने वाले 1-2 सालों में नया एडिशन भी आ जाता है तो उसको भी परचेस कर लो या फिर उसको अपडेट कर लो। ओके, हर साल इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। आने वाले 3 साल का जो इकोनॉमिक सर्वे, 4 साल इनफैक्ट, इस साल का भी तो पढ़ोगे, 21, 22, 23, 24, 4 साल के इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ने हैं। 24 तक तो आप खुद ही इकोनॉमिक सर्वे को समझ जाओगे, आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसके पीडीएफ में ही समझ जाओगे। अगर नहीं समझ में आता तो स्टडी IQ पर एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज लेकर आता है, उसको देख लो। एनवायरमेंट के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी में एनवायरमेंट वाले चैप्टर्स, सिर्फ एनवायरमेंट वाले चैप्टर्स, बाकी पूरी नहीं। या फिर शंकर IAS की किताब, DR खुल्लर या डॉक्टर रवि हगरेरी की किताब, इनमें से कुछ एक आप पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए भी अगेन 6 to 10th क्लास एनसीईआरटीज, या फिर स्टैटिक के लिए रवि हगरेरी सर की जो किताब आती है। लेकिन स्ट्रेस साइंस में रहता है करंट अफेयर्स पर, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको साइंस रिपोर्टर या फिर स्टडी IQ के वीडियोस को रेगुलरली देखना है। अब मैं आता हूँ मेंस की बुक लिस्ट पर। यहाँ पर मैं प्रीलिम्स वाली बुक्स को मेंशन नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, ये केवल एक्स्ट्रा वाला जो बुक लिस्ट है वो यहाँ मेंशन्ड है। तो GS1 जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, यहाँ पर आपको नितिन सिंघानिया की किताब पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर के लिए। CCRT वेबसाइट रेफर करिए या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स रेफर करिए करंट अफेयर्स के लिए। आर्ट एंड कल्चर में जो भी लेटेस्ट चीज़ें होती है वो जनरली न्यूज़ आर्टिकल्स में आ जाती है, लेकिन CCRT पे आपको उनका अच्छा कंपाइलेशन मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको नॉर्मन लॉ किताब पढ़नी है। अब नॉर्मन लॉ बहुत बोरिंग किताब लगती है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ फिर भी पढ़ो, इसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, समझाया गया है। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो फिर मेरे द्वारा बनाई गई स्टडी IQ की वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ को देख लो। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पर भी मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, उसको भी देख लो। या फिर NCERT 12th क्लास से पढ़ सकते हो। 9-10th क्लास की NCERT भी आपको पढ़नी चाहिए। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस अगर आपके पास समय है, ज़्यादा समय है, तो इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की किताब है। इसकी जो समरी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करी हुई है। 12th क्लास इंडियन सोसाइटी NCERT किताब, ये भी पढ़नी है सोसाइटी के लिए। GS2 में आपको पॉलिटी में DD बसु किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 3 साल हैं। अगर नहीं होते हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में थोड़ा फायदा मिलेगा अगर DD बसु पढ़ते हो। लक्ष्मीकांत के द्वारा गवर्नेंस की जो किताब है वो भी अच्छी है, उसको भी पढ़िए, लेकिन अगेन वो थोड़ी सी मोटी है, तो बेटर ये रहेगा कि आप गवर्नेंस के कोर्स के लेक्चर देखो। जो स्टडी IQ के कोर्स के लेक्चर हैं वो आपको कंसाइज वे में गवर्नेंस पूरा कवर करवा देंगे। ओके, तो स्टडी IQ स्मार्ट कोर्स ही मैं रेकमेंड करूंगा। लक्ष्मीकांत किताब अगर आपका मन है, रेफरेंस के लिए आपको चाहिए तो खरीद लो, बाकी पूरी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, 3 साल में भी नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। योजना मैगजीन पढ़नी चाहिए, हर महीने आती है, सरकार द्वारा लॉन्च करी जाती है। सरकार की अच्छी अच्छी स्कीम्स होती हैं, जो भी रेलेवेंट रिसेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा डेटा इसमें मिल जाएगा। तो योजना मैगजीन इज ऑलवेज नेसेसरी। सेकेंड ARC रिपोर्ट की समरी पढ़ लो। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 12th क्लास NCERT, लेकिन IR में मोस्टली करंट के बेसिस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो एक बार स्टैटिक तैयार हो गया उसके बाद आप करंट पर फोकस कर सकते हैं। GS3 के लिए साइंस रिपोर्टर मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स, साइंस में नोबेल प्राइज में क्या हो रहा है, किस डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। लेटेस्ट डेटा, रैंकिंग्स, वेरियस रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिलीज करी जाती हैं, IMF के द्वारा रिलीज करी जाती हैं, उन पर स्टडी IQ के वीडियोस आ जाते हैं, उनको देखो। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इग्नू नोट्स आर गुड। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार IPS सर की जो किताब है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। GS4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है, तो यहाँ पर आपको लेक्सिकन बाय क्रॉनिकल पढ़नी है। अगर समय कम हो, आपके पास समय पूरा है, तो आप GS सुब्बा राव की जो किताब है उसे पढ़िए। काफ़ी मोटी किताब है लेकिन पढ़नी चाहिए, और अगर ये बहुत टफ लगती है तो फिर लेक्सिकन पढ़ना। केस स्टडीज़ के लिए आपको स्टडी IQ के वीडियोस देखने चाहिए। केस स्टडी
टाइम के अनुसार चेंज होती रहेंगी। 2021 में जो रेलेवेंट है शायद वो 2024 में रेलेवेंट नहीं रहेगा केस स्टडी के मामले में। तो केस स्टडी एक बहुत ही डायनामिक टॉपिक है। फिर ऐसे की प्रिपरेशन के लिए आपको 4 महीने में शेड्यूल में बता दूंगा, आपको 4 महीने ऐसे आंसर राइटिंग इन सब की प्रैक्टिस करनी है फुल टाइम। तो उसमें आप पहले से कुछ ऐसे लिखकर तैयार रखिए जो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, उससे आपको एग्जाम के समय फायदा होगा। ऑप्शनल के पेपर, ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शनल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए स्टडी IQ पर हर ऑप्शनल का एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिए। वो यहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट्स का डिस्कस नहीं कर सकता। इंग्लिश और जो कंपलसरी लैंग्वेज है उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर 25% नंबर भी नहीं ला पाओगे तो फिर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश ग्रामर पे अपना थोड़ा सा काम करो। इंग्लिश के भी बहुत सारे वोकैबुलरी के, ग्रामर के लेक्चर्स हैं स्टडी IQ पर, उनको देखो। और मेन बात यह है कि लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स तो लिखकर सॉल्व करने ही हैं और अपने किसी फ्रेंड से या टीचर से इवैल्यूएट करवाएं अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर 25% भी नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो 3 सालों में आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। देखो, मैं ये टाइम टेबल कैसे बना रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप स्टडी IQ के कोर्स के अनुसार टाइम टेबल पर चल रहे हो। तो यहाँ पर आपको 24 महीने, 2 साल का समय मैं देता हूँ GS स्टैटिक सिलेबस को खत्म करने के लिए, 8 महीने ऑप्शनल का सिलेबस खत्म करने के लिए, 4 महीने ऐसे और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, विच इज अगेन आई थिंक वे टू मच, लेकिन आपको इतने 4 महीने का चलो बफर दे दिया। 4 महीने इसमें वो भी काउंट कर लो, आपके कॉलेज एग्जाम्स और ये सब होंगे ना, तो 4 महीने आपके साल में, 3 साल में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इस 4 महीने के अंदर वो भी मैं मान रहा हूँ, वो वाला टाइम, ओके। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग आप इसके साथ साथ भी कर सकते हो और करनी भी चाहिए, ओके। तो टोटल 36 मंथ्स हो गए। फिर 2024 के जनवरी से मई तक के जो 5 महीने हैं उनको मैं प्योरली रिवीजन के लिए रख रहा हूं, उनको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। उनको मिला लो तो 41 मंथ्स है आपके पास तैयारी करने के लिए, विच इज मोर देन एनफ। तो आपको सब्जेक्ट कैसे कवर करने हैं, पॉलिटी को दें आप 3 महीने, कोशिश करो कि डेली एक लेक्चर देख लिया तो आप सारे लेक्चर देख लोगे 3 महीने में, आप मेंस की आंसर राइटिंग भी कर लोगे और पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो पिछले 2 साल के हैं वो भी कवर कर लोगे अगर आपने 3 महीने से प्रॉपर्ली दे दिए। हिस्ट्री को भी आपको 3 महीने देने हैं, आर्ट एंड कल्चर 1 महीना, ज्योग्राफी 3 महीना, इकोनॉमी 3 महीना, एनवायरमेंट इकोलॉजी 2 महीना, साइंस एंड टेक 2 महीना, इंटरनेशनल रिलेशंस 2 महीना, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस 1 मंथ, एथिक्स 2 मंथ्स, इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट 2 मंथ्स और लैंग्वेज पेपर्स और ऐसे के लिए 1 महीना दे रहा हूं जो इस 24 में नहीं गिना जाएगा। यहां तक ही टोटल 24 हो गया, ये वाला 1 महीना मैं इसमें से निकाल रहा हूं इन 4 महीनों में से, ठीक है। तो ऐसे और आंसर राइटिंग सब मिलाकर 4 महीने, इसमें मैं आपके कॉलेज के एग्जाम का समय भी गिन रहा हूं। तो 2 साल में आप GS के सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाओ, चाहे आपको स्टडी IQ के कोर्स में भी नोट्स मिलते हैं, चाहे आपको कोचिंग के नोट्स भी मिल जाते हैं, चाहे आपके पास किताबें भी हैं, लेकिन अपने नोट्स की दुनिया में कोई होड़ नहीं है। अपने नोट्स बनाने का फायदा क्या है, एक तो नोट्स होते हैं कंसाइज, तो कहीं पर भी एग्जाम सेंटर आ गया उठा के चल दिए, लास्ट मोमेंट में 2 दिन रिवीजन कर लिया, ये फायदा होता है। और जब आप लिखोगे ना चीजें तो आपके दिमाग में ज्यादा स्टिक करती हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जब आप किसी भी चीज को लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं, तो उससे आपके न्यूरॉन्स तेजी से फायर होते हैं और वो चीजें कनेक्ट जल्दी करती हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के नोट्स मत बनाना, ऐसा नहीं कि डेली अखबार को लेकर बैठ गए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लिखने लग गए। हाँ, कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स आपको लगता है कि ये मुझे नोट कर लेना चाहिए, तो वो अपने स्टैटिक नोट्स में, जो GS के नोट्स है वहां पर ऐड करो। ऐसा नहीं है कि आज प्रदर्शन हो रहा है कोई दिल्ली के बाहर, तो उस प्रदर्शन के ऊपर ही आप बैठकर सारी डिटेल लिखने लगो कि आज ये नेताजी आए, वहां पर ये भाषण हुआ, आज सरकार ने उनको ये कहा। नहीं, ये सब रेलेवेंट नहीं है। 3 साल बाद रेलेवेंट क्या होगा कि वो आंदोलन क्यों हुआ था और उसके पीछे बेसिक रीजन क्या थे। जैसे किसान आंदोलन है, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, MSP के कारण, MSP में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। किसान बिल क्या है, तो ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने दिन आंदोलन चला। तो अखबारों में डेली ये आएगा कि आज ये घटना हुई, आज ये घटना चक्र था, या फिर आज सरकार की मीटिंग हुई। तो इस तरह से आपको 2 साल 3 साल आगे का सोचना है। तो 3 साल आगे का क्या बचेगा, रेलेवेंट क्या रहेगा, नॉट द डेली हैपनिंग्स बट द कोर इश्यूज। तो कोर इश्यूज आ जाते हैं एडिटोरियल में। फिर प्रैक्टिस की बात करें तो आपको सब कुछ प्रैक्टिस करना है जो भी आपने पढ़ा है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, मॉक टेस्ट से। UPSC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, स्टडी IQ की टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, उसको ज्वाइन कर लो और लिखने की प्रैक्टिस करो। तो मेंस की भी आंसर राइटिंग करनी है और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की भी आंसर आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि 2022 में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। 21 में मत करो, 21 में पहले पढ़ो, 22 में स्टार्ट कर लो कोई भी टेस्ट सीरीज। तो क्या हो, जैसे मान लो आपने कवर कर लिया इकोनॉमी एनवायरमेंट आपका हो गया, तो इकोनॉमी एनवायरमेंट का सेक्शनल टेस्ट वहां पर आपने दे दिया, उससे आपको इवैल्यूएशन भी हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। और
जब आपको पता चल गया कि आपने नहीं पढ़ा है तो रिवीजन कीजिए। रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होती रहेगी। मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूपीएससी आईक्यू जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब दूसरे रिसोर्सेज जिनसे आपको पढ़ना है वो हैं आरएस टीवी। तो राज्यसभा टीवी के डिबेट्स देखिए, डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर देखने का पढ़ने का समय नहीं है तो स्टडी आईक्यू इनकी समरीज बनाता है। लाइव मिंट, बीबीसी, एआईआर ऑडियो न्यूज़ आर ऑल्सो सम गुड सोर्सेज। पीआईबी सरकारी न्यूज़, सरकारी अपडेट्स आती हैं इस पर पीआईबी वेबसाइट पर। स्टडी आईक्यू के करंट अफेयर्स वीडियोस जो हम डेली डालते हैं हमारे चैनल पर, तो मैं मानता हूँ कि 15-20 वीडियोस तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन दिन के 4 या 5 इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने चाहिए। मान लो अगर आपको हिंदू न्यूज़पेपर नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है तो हिंदू एनालिसिस देखिए। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसका वीडियो देखिए। तो मेक योर प्रायोरिटीज फर्स्ट कि आपको क्या देखना है, क्या आपका कमजोर है, वो वीडियोस आपको देखने हैं। डेली एमसीक्यूज में आपको अगर एमसीक्यू में प्रॉब्लम आ रही है तो डेली एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करिए। और फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपने इस तरह से टेपर करो कि वो आपको अपनी सोशल लाइफ को हटाकर आपका जो टारगेट है उसकी तरफ अग्रसर करें। तो अलग अलग मंत्रालय, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। वहाँ पर उनकी रिपोर्ट्स, उनकी जो जानकारियाँ, लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं वो आती रहेंगी। उससे आपका दिमाग भी उसी की तरफ चलता रहेगा। फिर बात करते हैं डेली रूटीन की। तो 2021, 22 और 23 में आपका रूटीन अलग होगा। 2021 में मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आपसे वो हार्ड कोर पढ़ाई अभी नहीं हो पाएगी जो यूपीएससी के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी आपको 1 घंटा न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स और 3 घंटा स्टैटिक जीएस सब्जेक्ट्स के लिए देना पड़ेगा। तो या तो एक सब्जेक्ट पढ़ लो 3 घंटे, और अगर एक ही सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो तो 2 सब्जेक्ट अलग अलग 1.5 घंटे के लिए पढ़ लो। तो टोटल 3 और 1 आपके पास 4 घंटे होते हैं पढ़ाई के लिए, ये आपको देना पड़ेगा। तो चाहे आप वर्किंग एस्पिरेंट हो या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, 4 घंटे अगर आपने दिन में निकाल लिए पढ़ाई के लिए, जो मेरे ख्याल से निकाले जा सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। 2022 आते आते आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। अब न्यूज़पेपर का टाइम थोड़ा सा कट डाउन करो, लेकिन करंट अफेयर्स को जो आप टाइम देते हो ना उसको बढ़ा दो, क्योंकि यू आर क्लोजर टू द एग्जाम। तो करंट अफेयर्स इस समय के 2022 के करंट अफेयर्स एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप 1 घंटा करंट अफेयर्स के वीडियो, स्टडी आईक्यू वीडियोस प्लस जो भी रिसोर्सेज आप फॉलो करते हैं वहाँ से पढ़िए। 30 to 45 मिनट्स आप न्यूज़पेपर को दीजिए। 1.5 घंटे में ये दोनों हो जाने चाहिए। जीएस सब्जेक्ट्स को यहाँ पर ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि अब आपको रिवीजन भी करना है। जो 21 में पढ़ा है वो 22 में भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो 2 जीएस सब्जेक्ट्स 1.5 घंटे पढ़ेंगे तो ये 3 घंटे हो गए। या फिर एक ही सब्जेक्ट को 3.5 घंटे पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई के समय को ले जाना है 5 घंटे तक। 5 घंटे ले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे आगे जाते हो तो और भी अच्छा है। 2023 में आपको थोड़ा सा और रिगर चाहिए। अब रिगर कैसे आएगा? जीएस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर दो 2 घंटे और यहाँ पर कर दो 4 घंटे। लेकिन हो सकता है कि आपका पूरा कोर्स खत्म हो चुका है, जैसा कि आइडियली हो जाना चाहिए। 21 और 22 में आपका जीएस स्टैटिक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो 23 मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप ये 4 घंटे पूरे ऑप्शनल को दे सकते हैं, या 2 घंटे दे दो। अगर टाइम कम है तो 2 घंटे दोगे रोज तो 8 महीने में होगा, 4 घंटे दोगे तो 5 महीने में हो जाएगा। इतना ही समय लगता है ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल के साथ साथ जीएस का रिविजन भी करना है। तो अगर आपने जीएस 2 घंटे पढ़ा है और 2 घंटे आपने ऑप्शनल पढ़ा है तो ये अगेन 4 घंटे हो गए, और 1.5 घंटा आपको यहाँ न्यूज़ और करंट अफेयर्स को तो देना ही है। तो यहाँ पर भी लगभग 6 घंटे आपका टाइम जाना चाहिए। 6 घंटे अगर आपने 2023 में दे दिए तो काम हो जाएगा। 2024 में आपको करना है फुल ब्लोन रिविजन के लिए यू नीड मिनिमम 5 to 7 आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे इन 2024। तब तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी थोड़े फ्री हो जाएंगे। हो सकता है आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हैं, और जो 12th क्लास में है अभी उनका फाइनल ईयर होगा। तो अगर फाइनल ईयर में कोई पेपर सबमिशंस या थीसिस वगैरह नहीं लिखनी होती है, जनरली अंडर ग्रेजुएशन में इस तरह के काम नहीं है, तो आपके पास फाइनल सेमेस्टर आराम से 5 घंटे 7 घंटे निकाल सकते हो आप, इतना समय होता है। अब आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी बर्नआउट की, क्योंकि आपको 3 साल यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी समय पर बर्नआउट फील करेंगे। इंसान का दिमाग एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और हमारे ज़माने में तो हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन में डूब रहे हैं। मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, जहाँ खोलो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सड़क पर चलोगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। तो इस सब में आपको अपने आप को बहुत फोकस रखना है। आपको केवल वो वेबसाइट्स ओपन करनी है जहाँ पर आपका काम है। अपने डिजिटल डिवाइसेस के लिए एक समय फिक्स कर दीजिए। अगर आप स्टडी आईक्यू के वीडियो देख रहे हैं तो तय कर लो कि दिन में 1 घंटा देखूंगा मैं, या फिर 2 घंटे देखूंगा, जो भी टाइम आपने फिक्स कर रखा है, और उसी समय में मैं केवल पढ़ाई के वीडियोस देखूंगा। मेरे को और कोई वीडियो नहीं देखना है। मैं यूट्यूब पे ना कॉमेडी देखूंगा ना कुछ और देखूंगा।
हाँ, आपको कॉमेडी या जो भी आपका एंटरटेनमेंट है उसके लिए आप अपना अलग टाइम रखो, मिक्स मत करो दोनों को। हो सकता है 2 घंटे आप दिन में एंटरटेनमेंट के लिए रखते हो अपने, जिसमें आपका स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है, आपका जो भी सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, तो 2 घंटा मतलब 2 घंटा, उससे ऊपर नहीं जाना है। फिर आपको एक शेड्यूल रखना पड़ेगा पूरे 3 साल। मिनिमम 7 घंटे की नींद जरूरी है, 8 कर लो तो और भी अच्छा है, लेकिन 7 तो होनी ही चाहिए। हेल्दी खाना खाइए, फिट रहिए, 30 मिनट कम से कम डेली एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, इससे भी बर्नआउट होने से आप बच जाएंगे। सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को करना पड़ता है वो है बलिदान। तो आपको भी बलिदान देना पड़ेगा 3 साल के लिए। अननेसेसरी कॉल्स, अननेसेसरी ट्रिप्स, अननेसेसरी फ्रेंड। जी हाँ, हर दोस्त जरूरी नहीं होता है। कई सारे दोस्त केवल आपको जीवन में टाइम पास के लिए आपके साथ होंगे। वो इसीलिए आपके साथ हैं क्योंकि आप उनको अच्छा कंपनी दे देते हो उनके पसंद के कामों के लिए। हो सकता है आपको मूवीज देखना पसंद नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आपको हर हफ्ते थिएटर ले जाएगा कि चलना पिक्चर देख के आते हैं। इस तरह के दोस्त अवॉइड करो। हाँ, आपको फिल्म देखनी है तो बात अलग है, लेकिन वो फिर आपके शेड्यूल के अनुसार होना चाहिए। आपने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं पूरे वीक के पढ़ाई के, तो फिर आप जाओ मूवी देखो, एंजॉय करो। लेकिन अगर ऐसा कोई दोस्त है जो हर रोज ही आपको बाहर घुमाने ले जा रहा है, हर रोज शाम को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा है, पान खिलाने ले जा रहा है, ऐसे दोस्तों से दूरी बना लो तो बेहतर है। और अननेसेसरी रिलेटिव्स को भी अवॉइड करो। कीप इन टच विथ योर इमीडिएट फैमिली, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, सिस्टर्स। लेकिन जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं, कोशिश करो 2-3 साल उनके फंक्शंस में, उनके मुंडन में, बच्चों के मुंडन हो गए, बर्थडे हो गए, शादियां हो गई, नहीं जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 साल बाद वो लोग खुद गाड़ी भेजेंगे कि कलेक्टर साहब हमारे घर के फंक्शन में आइए, आपका आना ज़रूरी है। ड्राइवर भेजेंगे, गाड़ी भी भेज सकते हैं, तो उसका एक अपना अलग मज़ा है। तो उस दिन का इंतज़ार करो, अभी मत जाओ। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।